So hello everyone and very good evening to all of you. This is 24th lecture of electrostatics और आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन की बात करेंगे. गॉस लॉ को कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और गॉस लॉ से किस प्रकार से हम प्रूफ्स कर सकते हैं. जो भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है. तो अब बारी आ गई है बहुत सारे प्रूफ के देखने की. तो अब हम प्रूफ देख लेंगे कि किस चार्ज कन्फिगुरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो कैसे आता है. जो भी जैसे वायर की वजह से 2k लैम्डा बाई आर था, तो वो कैसे आता है, वो सब प्रूफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से. तो हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दें, शायद ये काम नहीं कर रहा है सही से. वेट. सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट हेडिंग है आज की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस चीज को प्रूव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ. तो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. हम सीखेंगे यहाँ पर गॉस लॉ को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है. लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ का यहाँ ये वाला पॉइंट देखा था. कंप्लीट पॉइंट जिसे मैं बोल रहा था गॉस लॉ के लिए, वो ये वाला पॉइंट था. ये वाला पॉइंट फाई इज इक्वल्स टू, हम फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. अब देखो दोनों ये वाला भी फॉर्मूला और ये वाला भी फॉर्मूला साइमल्टेनियसली यूज करके हम कई सारे प्रूफ को एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पर वहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पूरे चार्ज कन्फिगुरेशन की वजह से होता है, ये इनसाइड चार्ज की वजह से खाली नहीं होता है. तो आज का फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. स्टार्ट करते हैं इसको. देखो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. वी नो, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर होता है उसकी वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है. कैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है वो यहाँ पर आज प्रूफ करेंगे. तो जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और आर डिस्टेंस पर जाके यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. लेट्स से दिस इज ई वेक्टर. ठीक है, इस ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले जब भी मैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ लगाऊंगा तो मुझे गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी और वो सरफेस सिमेट्रिकल होगी. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे इस चार्ज को कौन सा ऐसा क्लोज सरफेस है जो सराउंड करे और सिमेट्रिकल रहे, तो स्फेरिकल सरफेस. ये देखो एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं आर डिस्टेंस, आर रेडियस की. आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज को बंद कर दे रहा है, ढक दे रहा है. ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस. यहां पर ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है. स्फेरिकल क्यों लिया हमने, क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में इस स्फेरिकल सरफेस पर प्रत्येक पॉइंट एक जैसे हैं. तो गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चार्ज. तो इस बात का ध्यान रखना जब भी गॉस थ्योरम लगाने, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आएगी तो. ठीक है, धीरे धीरे तुम समझ जाओ. हमने क्या किया, केस ये है कि क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करना है. ये चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सिमेट्रिकली एक स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया आर रेडियस का. ठीक है, सबसे पहला मेरा काम ये हो गया. तो ये हो गया. अब मैंने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगाया. गॉस लॉ कैसे लगाया, इस क्लोज सरफेस से, इस ये वाली जो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस दिख रही है आपको, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. तो अंदर कितना चार्ज है इस सरफेस के, क्यू. तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया. और इसी फ्लक्स को मैं ये भी तो लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. ठीक है, अब देखो इस क्यू चार्ज के कारण इस सरफेस पर, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है ध्यान से सुनना, इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, और प्रत्येक पॉइंट का एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा. तो इसका मतलब जिधर ई वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्यू चार्ज के कारण, है ना, वहीं पर एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में है. तो इसका मतलब ई डॉट डी एस को मैं ईडीएस लिख सकता हूं, सीधे ईडीएस लिख दूं. तो मैंने यहां पर ई डॉट डी एस को ईडीएस सिंपली लिख दिया. ठीक है, अब
तुम ये भी मानते होगे कि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि इस पॉइंट चार्ज Q के रिस्पेक्ट में इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट एक जैसे हैं। चाहे ये पॉइंट पर खड़े होकर इस चार्ज को देखो, चाहे ये पॉइंट पर खड़े होकर इस चार्ज को देखो, बात तो एक ही है। धरती के किसी भी पॉइंट पर खड़े होके धरती के सेंटर को देखो तो वो तो एक ही बात हुई ना, ठीक है। तो धरती के सेंटर के लिए तो सारे पॉइंट एक जैसे हैं, तो वही बात हो रही है। तो इस क्यू चार्ज के लिए इस स्फेरिकल सरफेस पर लाई करने वाले प्रत्येक पॉइंट सिमिलर है। इसका मतलब ये है इस क्यू चार्ज की वजह से स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होगा। तो ई तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए कांस्टेंट हो गया ना। हम इस स्फेरिकल सरफेस पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ई डॉट डी एस, ठीक है, आराम से समझ लो। हम ये स्फेरिकल सरफेस पर लगा रहे हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये ई क्या है? सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डॉट मतलब डॉट डी, सुनना ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो ये एक पॉइंट ले लो छोटा सा, ये ds, ठीक है। एरिया ds ले लिया ये, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं मान लेता हूं E है, ठीक है, और एरिया वेक्टर ds है। तो इस छोटे से एरिया से, ये जो छोटा सा एरिया जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है टोटल? E डॉट eds ना, है ना। तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और तुमको ये समझ में आ गया होगा, तुम चाहे कहीं पर भी जाके छोटा सा एरिया काट लो, हर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा होगा ना, हर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया ना प्रत्येक पॉइंट के लिए। तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखा जा सकता है। तो मैंने यहां पर इंटीग्रेशन के बाहर ई को रख दिया और फिर खाली खाली ds को इंटीग्रेट कर दिया। ds को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ? पूरे एरिया को, पूरे सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर देना, पूरे है ना। छोटा छोटा सा एरिया मिलके अगर पूरे सरफेस पर जाके छोटा छोटा सा एरिया ऐड करें तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये ds इंटीग्रेट होके कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ये, ओके। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर मैं E को यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दो तो E कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये समझे? चलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फर्दर K लिख दो। ये प्रूव हो गया E इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना, यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो, तुम्हें चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इंटरनेट इश्यू हो रहा है क्या? जस्ट अ सेकेंड। शायद नो प्रॉब्लम, तुम लिखो और खुद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो इन चीजों को। धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। जब यही चीज तुम 5-6 बार कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। टेंशन, पहली चीज ना समझ में आए इतने अच्छे से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें लिख लो अच्छे से। ये बाकी मैं रब कर देता हूं जो एक्स्ट्रा मैंने यहां पर मार्क किया है। मैं स्टार्टिंग में जितनी चीजें समझाता हूं उतनी चीजों को पहले फोकस करना सीखो, और उससे रिलेटेड अगर दूसरी चीज ना समझ में आए तब डाउट क्रिएट किया करो। पहली चीज में डाउट क्रिएट करना कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि तुम फिर डाउट क्रिएट कर रहे हो तो पहली चीज ही समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो यहां पर ये वाला अगर एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझ जाओगे। वेट करो, इसको लिखो पहले पूरा। और आराम से लिखना, कोई हड़बड़ी नहीं है बिल्कुल भी। समझ समझ के जो जो चीजें मैंने बोली हैं वापस से रिकॉल करना और फिर लिखना। तो हमारा पहला प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से। चलो आई होप आपने लिख लिया होगा ये और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपने लिख लिया है तो आप एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम प्रूव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R²। तो वापस से कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, तो इनको रिकॉल करने भी स्टार्ट करें। ये देखें आपको याद है कि नहीं याद है फॉर्मूले। सो नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। एक बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर जाके एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है। इस P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पर देखिए आप साइड में लिखा भी है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। तो इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर आपको दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर जाके एक P पॉइंट है और वहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स देखो, स्टेप्स क्या बताऊं मैंने, शायद स्टेप्स बताई थी ना आपको। हाँ, स्टेप्स तो मैंने बताई थी गॉस लॉ की। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू थिंक कि कौन सा सिमेट्रिकल सरफेस होगा। जैसे सुनो, समझना अच्छे से, इसको सराउंड करने के लिए कौन सा सिमेट्रिकल सरफेस है, सबसे पहले तो ये करेंगे। तो स्टेप नंबर वन क्या है कि वायर को सिमेट्रिकली कौन सराउंड कर सकता है। तो याद रखना, सिलिंड्रिकल सरफेस सिमेट्रिकली सराउंड कर सकती है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया एक सिलिंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्लोज होनी चाहिए, देखो ऊपर से बंद है, ढक्कन बंद है और नीचे से भी बंद है। तो सबसे पहले हमने वायर के सराउंड में एक क्लोज्ड, हाइपोथेटिकल, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी सरफेस ऐसे एज्यूम कर लिया। हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये रहा वायर और इस तरीके से है कोई सिलेंडर, इस तरीके से, ठीक है, जो इसको सराउंड कर रहा है। जरूरी नहीं है आप पूरे वायर को ही सराउंड कर दो, आप छोटा सा भी पोर्शन सराउंड कर सकते हो, बट सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम बीच में ले जाके मैंने ये सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। अब सिलेंडर क्या है, वायर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, एकदम एक जैसा, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है, ई जो आता है वो तो पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है, लेकिन जो फ्लक्स लिखते हैं वो इनसाइड चार्ज की वजह से लिखते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया। तो अगर मैंने एक छोटा सा भी सिलेंडर ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे वायर की वजह से ही आएगा, ठीक है। चलो समझ जाओगे अभी, सुनो अब ध्यान से। अब मैं लगाता हूं गॉस लॉ। तो सबसे पहले मुझे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, ठीक है, सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। तो उसको तो तुम कितना लिख सकते हो, उसको कितना लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज पहले सुनो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर इनसाइड इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, सिलेंडर सरफेस के अंदर, तो सिलेंडर सरफेस के अंदर जितना सेक्शन वायर का है, वायर का कितना लेंथ है, L लेंथ है ना, क्योंकि यहां पर जो सिलेंडर की लेंथ ली गई है दैट इज L। तो इतना यहां से लेके यहां तक का जो चार्ज है बस वही तो सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ का चार्ज है। तो यहां तक L लेंथ, ये जो सिलेंडर के अंदर है वायर का L लेंथ, उस पर टोटल जो चार्ज होगा वो तो लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो इनसाइड जो सिलेंडर के चार्ज है दैट इज लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, इनसाइड चार्ज कितना है। तो हमें ये मालूम हो गया कि गॉसियन सरफेस जो हमने क्लोज सरफेस ली है उसके अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो सिलेंडर से कुल कितना फ्लक्स पास होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्टली बताओ कितना फ्लक्स पास होगा, तो अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब ये बारी है कि सिलेंडर के किस किस हिस्से से फ्लक्स पास हो रहा होगा। ध्यान से सुनना, सिलेंडर में कितने सरफेस एरिया होते हैं, सिलेंडर में कितने सरफेस एरिया होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला होता है, एक ये नीचे वाला होता है और एक कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो एक तो हम फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से देखेंगे अलग, एक टॉप वाली सरफेस से यहां से जो ऊपर से फ्लक्स निकल रहा होगा वो अलग, और एक बॉटम से ये जो यहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो अलग। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है। चलो, और वो टोटल फ्लक्स की वैल्यू तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सिलेंडर को हम तीन भागों में तोड़ दे रहे हैं कि भाई कर्व्ड सरफेस वाला फ्लक्स, टॉप सरफेस वाला फ्लक्स और बॉटम सरफेस वाला फ्लक्स। ये तीन फ्लक्स हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। और उस फ्लक्स की वैल्यू ऑलरेडी वी नो कितनी है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि टॉप और बॉटम का जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। वो क्यों होगा, उसके पीछे का लॉजिक देखो। यहां पर ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इस वाले पॉइंट पर, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूं, इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ले लो ds,
इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, तो यहां पर डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो टॉप वाली सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि टॉप वाली सरफेस से कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा। इस टॉप वाली सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं कर पाएंगे ना, मतलब ये टॉप सरफेस ऐसे है ना इस तरीके से, तो ऐसे करके कट ही नहीं कर पा रही है, ऐसे करके भी नहीं कट कर पा रही है, ये तो पैरेलल जा रही है ना टेंजेंशियली। टॉप वाली सरफेस के पैरेलल ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे करके, बात समझे? तो वो तो पैरेलल इसको पैरेलल जा रही है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। सिमिलरली बॉटम से भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स कहां से पास होगा भाई? फ्लक्स पास होगा कर्व्ड सरफेस से। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन रख के, नहीं चीजें गायब हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा ना, तो कर्व्ड सरफेस के तो परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना। जैसे कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो, ये यहां पर ये कर्व्ड सरफेस है, इस पर एक छोटा सा एरिया ले लो ds, छोटा सा एरिया। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो ये होगी, और ds वेक्टर भी ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये फील हो रहा है? यहां पर ये जो एरिया वेक्टर लिया है हमने परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये ds वेक्टर हो जाएगा, और ऐसे ही इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसका मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो सेम डायरेक्शन में हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, ये तो पहले ही हम जान चुके हैं टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से फ्लक्स जीरो। ठीक है, अब बारी आई कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालने की। तो कर्व्ड सरफेस से हमने ये जो छोटा सा एरिया है ds, छोटा सा एरिया, इससे कितना फ्लक्स पास होगा तुमसे पूछूं मैं, कितना होगा? E डॉट ds को मैं eds लिख सकता हूं, क्योंकि E और ds एक ही डायरेक्शन में है, तो E डॉट ds को मैंने eds लिख दिया। ठीक है, अब ये E इंटीग्रेशन ds, अब बस ds को इंटीग्रेट करना है। ये ds किसके लिए है? ये ds किसके लिए भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r इंटू एल, ये याद रख लेना। एक सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है भाई? 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, टॉप वाला पाई आर स्क्वायर, बॉटम वाला भी पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r है। तो हमने वही यहां पर इंटीग्रेट करके रख दिया, E इंटू 2 पाई r। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स पास हो रहा था पहले, वो कर्व्ड सरफेस टॉप और बॉटम से हो रहा था, और टॉप और बॉटम ऑलरेडी जीरो हो गया है। इसका मतलब खाली खाली सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फाई सिलेंडर इज इक्वल्स टू फाई कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। और वो तो हम ऑलरेडी फाई सिलेंडर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट से, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आ चुका है। और यहां से जब हमने निकाला था E डॉट ds से, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, अब बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट 2k लैम्डा बाई r, व्हिच इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपका ये टास्क है कि जितनी भी बातें मैंने बताई उनको सम अप करो, खुद सोचो, उसके बाद देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेडिंग लिखना स्टार्ट करो यहां से। ठीक है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, और लिखते लिखते भी थोड़ा समझने की कोशिश किया करो खुद से। खुद से नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे प्रूफ आप कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। पहली बार सीख रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उससे घबराया मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, लिखो जल्दी जल्दी। ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये मैं हटा देता हूं यहां से। बाकी जो चीजें मैंने समझाई हैं उनको सम अप करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता है, डेफिनेटली पूछ लो। यहां पर पता है मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर टॉप के लिए बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर बॉटम के लिए बनाया है। तो ये टॉप और बॉटम वाला क्या दिखा रहे हैं? E और ds तो परपेंडिकुलर है, तो E और ds अगर परपेंडिकुलर है तो E डॉट ds जीरो हो जाएगा ना। तो टॉप और बॉटम से टोटल फ्लक्स कितना होगा? जीरो।
खाली फ्लक्स कहां से पास हो रहा, कर्व सरफेस से, ठीक है। तो टोटल सिलेंडर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हम ऐसे सोच रहे हैं कि कर्व सरफेस से कितना पास हो रहा है, टॉप से कितना पास हो रहा है और बॉटम से कितना पास हो रहा है। तो इन तीन को हमने सम अप किया तो हमें ये पता चला कि टॉप और बॉटम से तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा, सारा का सारा फ्लक्स कर्व सरफेस से पास हो रहा है। तो ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, ई और डीएस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो एक इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा है अभी तक। कॉपी करते करते भी चीज़ों को समझते रहना, ठीक है। और डाउट हो तो पूछ लेना। चलो अगर ये हो जाएगा then you will start a next heading, that is electric field due to infinite thin non-conducting sheet. फॉर्मूला एक बार रिकॉल क्या करो, जब भी मैं हेडिंग बोल रहा हूं तो तुम्हें फॉर्मूला रिकॉल करना है। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से, नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता था दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी को हम प्रूव करेंगे यहां पर। डायग्राम बता दीजिए, मेरे को नहीं समझ में आया पूछना क्या चाह रहे हो। डायग्राम बता दीजिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कौन से डायग्राम की बात हो रही है यहां पर। अपने डाउट को थोड़ा एलोबरेट करके पूछना, किस प्रूफ का डायग्राम बता दीजिए। डायग्राम बताया तो है, ये रहा ना, एक वायर है और वायर के सराउंड हमने एक सिलेंडर कर दिया, एक छोटा सा एल लेंथ का सिलेंडर। यही हमने, इसी को हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। ये जो सिलेंडर बनाया मैंने येलो कलर से, ये गॉसियन सरफेस है, ये डायग्राम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो, एक नॉन कंडक्टिंग शीट, थिन शीट है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर एक इनफाइनाइट वायर वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। छोटा सा एक सिलेंडर मान लेंगे। देखो ध्यान से, नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है, चार्ज्ड है, ये शीट है, येलो कलर से आपको शीट दिख रही है, ठीक है। और हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। ये जो सिलेंडर है ना, व्हाइट कलर से लंबा सा दिख रहा है आपको, ये गॉसियन सरफेस है, एकदम सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। वैसे इनफाइनाइट है तो कोई हर पॉइंट सेंटर जैसा बिहेव करेगा। तो एकदम सेंटर से, शीट के सेंटर से पास हो रहा है कौन,
सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सरफेस पास हो रही है इस तरीके से, ठीक है। इसने इस सीट के छोटे से एरिया को सराउंड किया है, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है जहां पर मैं अभी इस समय कर्सर कर रहा हूं, इसको सराउंड किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका जो टॉप, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये टॉप वाला, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, टॉप और बॉटम को, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने एज्यूम किया है वो एस एज्यूम कर लिया है। ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, एक तो येलो कलर से इनफाइनाइट थिन नॉन कंडक्टिंग शीट दिख रही है, चार्ज्ड है, फिर हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली, ठीक है। इसका रीजन पूछोगे कि मैंने ऐसी क्यों मानी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये एकदम सिमेट्रिकल है। तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, तुम्हें इनिशियल लेवल पर प्रैक्टिस करना है इस चीज का, धीरे धीरे अपने आप तुम्हें इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसको हमने इस तरीके से सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ आगे भी है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे, तो इस तरीके से गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसका जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सिग्मा है। चलो अब ये तो इसका देखो, ये साइड व्यू है, ये साइड से जब तुम देखोगे ना शीट को तो तुमको ऐसी कुछ दिखाई देगी साइड से, साइड व्यू। लेकिन फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, फ्रंट से इतने पोर्शन पर तो कौन आ गया, सिलेंडर आ गया, ठीक है। ये फ्रंट व्यू मैंने दिखाने की कोशिश की है। बाकी अगर तुम खाली सिलेंडर को देखोगे और शीट को भूल जाओगे तो सिलेंडर जब तुम देखोगे तो सिलेंडर का एक छोटा सा सेक्शन, सिलेंडर में शीट का एक छोटा सा सेक्शन आ चुका होगा, ये यहां पर चार्ज होगा, चार्ज, ठीक है। शीट तो ये बहुत बड़ी सी थी, ठीक है, इस सिलेंडर। अब हमें क्या चाहिए, हम हमेशा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद गॉसियन सरफेस पर फ्लक्स निकालते हैं गॉसियन सरफेस से। तो इस गॉसियन सरफेस से मेरे को फ्लक्स चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, क्यू इनसाइड, इसके अंदर कुल कितना चार्ज है। ये जो रेड कलर से तुमको दिख रहा है ना, यही चार्ज है, सिर्फ यही चार्ज है। और कितना चार्ज होगा, ये सिग्मा इंटू ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो है, ठीक है। ये एरिया बोलो चाहे ये एरिया बोलो, कोई भी एरिया बोल दो, सब एक ही जैसा है। तो इसका एरिया कितना हो गया, एस। तो इनसाइड जो चार्ज होंगे वो कितने हो गए, सिग्मा इंटू एस। तो 5 में कितना लिख सकता हूं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझिए। तो ये फ्लक्स आ गया इनसाइड। ये तो एक तरीका हो गया फ्लक्स निकालने का कि हमने टोटल इनसाइड चार्ज देख लिया गॉसियन सरफेस के, ठीक है। ऑल्सो एक और तरीका है ई डॉट डी एस वाला लगा के। अब देखो ये हमारे पास कौन है, सिलिंड्रिकल सरफेस है। सिलेंडर में 3 सरफेस होती हैं, एक तो एक टॉप वाली बोल लो इसको, एक बॉटम वाली सरफेस बोल लो और एक कर्व सरफेस बोल लो। तो तीनों से हम फ्लक्स देखेंगे। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बराबर क्या है, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट्स मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इन दो पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालेंगे, और हम कर्व पार्ट से फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। अगर तुमको पता हो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मानते हो। तो यहां पर तुम सोचो थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, इस तरीके से। इसका मतलब अब की जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कहां से पास हो रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो ऐसे होगा, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, ठीक है। इस वाले सरफेस पर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और एरिया वेक्टर भी इस दिशा में होगा, ठीक है। और अगर मैं कर्व सरफेस पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में होगा लेकिन एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा। तो अब की कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, 0। तो कर्व सरफेस वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन सर्कुलर पार्ट्स या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा। इस वाले सर्कुलर पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये वाला जो दिखा रहा हूं मैं, E इंटू एस, सिंपल E इंटू टोटल एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है। तो अगर यहां पे E बोला है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा ना। तो एक वाले पार्ट से ES और दूसरे वाले पार्ट से भी ES, तो टोटल कितना हो गया, 2ES, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो E डॉट एस की सहायता से अगर हमने फ्लक्स निकाला तो अपने को 2ES फ्लक्स मिल गया। और जब हमने क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की सहायता से फ्लक्स निकाला था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को इक्वेट कर दो, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2ES को।
यहां पे जब इक्वेट करोगे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। अब आप यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो और लिखते लिखते भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। और अगर आपको पहली बार में इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, उसको लिखो, 2-3 बार ट्राई करो, आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। ठीक है, फिगर बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद थोड़ा सा अपना भी इमेजिनेशन लगाओ। डायग्राम अच्छे से बना लो। और बिल्कुल भी घबराना मत, ये वीडियो तो रहेगा ही, अगर कुछ भी चीज डाउटफुल रहेगी तो वापस से इस वीडियो को देख लेना, लेकिन अच्छे से ये पूरा सेक्शन अच्छे से करना, क्योंकि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये जो सेक्शन आज हम कवर कर रहे हैं, दिस इज प्योरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपटीशन में भी गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि प्रूफ्स की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, खुद से चीजों को समझो। गॉस लॉ हम कहां पर लगा रहे हैं? गॉसियन सरफेस पर लगा रहे हैं। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स देखा जा रहा है। फ्लक्स कहां से देख रहे हैं बार बार? गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो देख रहे हैं, और उसको दो तरीके से निकालना है। एक बार तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल लें, एक बार ईडीएस से निकाल लें, और दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जा रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टोटल चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से, ये इनसाइड चार्ज की वजह से खाली नहीं है। आज के लेक्चर खत्म होने के बाद खुद से अपने हाथ से ये सब चीज कर लेना 2 बार, तो थोड़ा अच्छा ग्रिप बन जाएगा इसके ऊपर।
ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने कर लिया और मैं आज ही चाहता हूं इससे ज़्यादा मैं आगे ना बढ़ूं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता इससे आगे बढ़ूं। आप यहां तक पहले कमांड बनाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम इसीलिए छोटा रख रहे हैं। छोटा इसलिए रख रहे हैं, थोड़ा पहले एग्जॉस्ट कर जाओ इन चीज़ों को। ठीक है, पहले अच्छे से समझ जाओ, 2-3 जो भी हमने प्रूफ किए हैं उनको अच्छे से कमांड बनाओ, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सब चीज़ अच्छे से हो जाए फिर ही करेंगे। जितना सीखे उस पर कमांड बनाओ, आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो अभी। बस यहां तक करना, आज 2-3 बार प्रैक्टिस करना इस चीज को। कोई डाउट हो, कोई बात बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो अभी। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अभी, जो भी हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल को 3-4 बार लगाना कम से कम। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना कितना इजी रहेगा बाकी प्रूफ्स। बाकी अगर कोई बात हो तो बोल सकते हो अभी। ये वाली हेडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में सारे प्रूफ कंप्लीट कर देंगे इस पर, लेकिन इस लेक्चर के प्रूफ को आप यहीं पर पहले अच्छे से इतना कमांड करो। चलो, कोई डाउट नहीं है तो मैं अब ये लेक्चर को आज के लिए एंड करता हूं। हाँ, गॉस लॉ पे हम हमेशा गॉसियन सरफेस पे लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। Lecture